नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालखा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी 16 फरवरी को हरियाणा दौरे पर हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। जहां रेवाड़ी में पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं रेवाड़ी से ही गुड़गांव मेट्रो परियोजना, विस्तार यमुना नगर थर्मल प्लांट के 800 मेगावाट के यूनिट का शिलान्यास ज्योतिसर अनुसंधान का केंद्र शिलान्यास करेंगे और यमुनानगर दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता के नए यूनिट का निर्माण, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी। पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का कहना है कि थर्मल प्लांट के बनने से न सिर्फ हरियाणा में बिजली उत्पादन में इजाफा होगा। ये 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो 6,900 करोड़ रुपए में बनना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की हाई पावर कमेटी ने कल ही इसका टेंडर BHEL को दिया है। निश्चित रूप से यमुनानगर के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के बाद निश्चित रूप से सारा बाजार उससे गुलजार होगा और इस क्षेत्र में बिजली की सुविधा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होगी। सर, लगभग हरियाणा को सालाना कितना फायदा मानते हैं? ऐसा कि सारे हरियाणा को ही लाभ होगा, क्योंकि हम बिजली कई बार आवश्यकता के समय बहुत महंगी दरों पर NTPTC से खरीदते हैं। जब अपनी बिजली पैदा हो जाएगी तो हम अपनी योजना बनाकर हरियाणा में उसकी आपूर्ति अपनी सुविधा अनुसार कर पाएंगे। जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और जिस प्रकार से कुछ लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो सारी की सारी सच्चाई सामने आएगी और जल्दी यहाँ 800 मेगावाट का जो प्लांट है वो लगने वाला है और निश्चित तौर से इससे हरियाणा को बड़ा भारी लाभ होगा। और वैसे तो हमारे पास बिजली पर्याप्त है, लेकिन आने वाले टाइम में और डिमांड बढ़ती जाएगी बिजली की, तो आने वाले टाइम के लिए भी हमने एक अच्छा इंतजाम हरियाणा सरकार की ओर से होगा। सर, क्या क्या फायदा है इसमें? जो देखिए, बहुत से लाभ हैं, इससे रोजगार भी मिलेगा और जो बिजली हम यहाँ पैदा करेंगे उससे भी हमें लाभ होगा। और आज तो जो तरक्की है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सड़कें और बिजली है। अगर आपके पास पर्याप्त बिजली है और आपके पास अच्छी सड़कें हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आपने एक लाभ मिल गया। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर के जगाधरी सरस्वती स्कूल में सूर्य नमस्कार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, हरियाणा योग आयोग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां सरस्वती स्कूल में हजारों बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। वहीं पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों ने ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़कर सूर्य नमस्कार किया। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये और महर्षि दयानंद जी की आज जयंती भी है और उन्होंने देश और दुनिया को नई दिशा दी। जो वेदों का जो ज्ञान था वो लुप्त होने की तरफ गया था, तो उन्होंने दोबारा देश से आह्वान किया कि वेदों को और जो हमारी पुरानी पद्धति है, चाहे वो आयुर्वेद है, जो योग है वो भी लोकप्रिय रहा, पूरी दुनिया में लोकप्रिय रहा और उसके साथ साथ आयुर्वेद भी जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और लोकप्रिय होता जा रहा है। और आयुर्वेद भी जो एक ऐसी विधा है जो स्वस्थ रखने की विधा है, ना कि बीमार होने के बाद फिर स्वस्थ रखने, पहले से ही स्वस्थ रखने की विधा है और उसमें योग का बहुत महत्व है। योग जो है वो केवल शरीर को नहीं, मन को भी स्वस्थ रखता है, तो ये बहुत जरूरी है और इस प्रकार से आज सरकार का प्रयास है तो बहुत सराहनीय। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और इसके बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। तो वहीं अस्थायी जेल बना दी गई है और अगर आंदोलन के दौरान कोई अपराधी गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में रखा जाएगा। वहीं आपके जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी दलबीर सिंह
इंडोर स्टेडियम सिरसा और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली को अस्थायी जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और मार्च को बता दें कि प्रतिबंधित लगा दिया है और प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनता को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट और वीडियो को बिना पुष्टि किए बिना शेयर करने की अपील की है, शेयर ना करने की अपील की है। प्रदेश में 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अथवा मार्च को प्रतिबंधित किया गया है। कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है और इसे बाधित करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। कुंडली, बढ़ी, बहादुरगढ़ और साथ लगते अन्य क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि पिछली बार भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और इन क्षेत्रों में यातायात बाधित होने से कई व्यक्तियों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ी थी। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों ने भी पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे इस धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। किसान संगठनों द्वारा यह भी अपील की गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में चलाने के लिए है, ना कि धरना प्रदर्शन में इस्तेमाल करने के लिए। प्रदेशवासियों से यह अपील की जाती है कि वे यातायात संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें। इसके साथ ही पंजाब जाने वाले यात्रियों से भी यह अपील की जाती है कि वे हरियाणा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर समय समय पर जारी की जाने वाली ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करते रहें और अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायल 112 से संपर्क करें। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने वाले शरारती तत्वों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आम जनता से भी यह अपील की जाती है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट और वीडियो को बिना पुष्टि किए शेयर ना करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर अंबाला के शंभू बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर आवागमन रोक दिया गया है और इसी के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के साथ ही बीएसएफ पैरा मिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि पंजाब के किसान हरियाणा में प्रवेश ना करें और इसके लिए वाटर कैनन भी लगाए गए हैं। बता दें कि किसानों के रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और बता दें कि कटीले तार और बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं और बता दें शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की फुल तैयारी है। सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है तो शंभू बॉर्डर पर सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं और इससे बता दें कि किसानों को रोका जा सके। वहीं पंजाब से हरियाणा में एंट्री को रोकने के लिए बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं अंबाला में पंजाब के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर से खदेड़ा है और लेकिन किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब और हरियाणा के किसानों संगठन की ओर से 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में कैथल से पटियाला जाने वाले रास्ते को बाधित किया गया और साथ ही आमजन से 12 और 13 फरवरी को यात्रा से परहेज करने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार के जानमाल की हानि ना हो। अब कैथल रोडवेज ने भी पंजाब के इलाकों में बसों के रूट को बाधित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इन रूट पर लगभग 25 से 30 बसें दिन भर चलती थी। दिन में 25,000 यात्री हर रोज सफर करते थे। कैथल रोडवेज महाप्रबंधक अजय गर्ग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 13 फरवरी को किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को लेकर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है कि जब तक पूर्ण शांति बहाल नहीं होती तब तक इन रूटों पर बसें बाधित रहेंगी। इनमें से चीका पटियाला और संगतपुरा रूट, ये 2 रूट ऐसे हैं जिनमें भी परिवहन व्यवस्था बाधित हुई है। इसके अलावा हमारे सारे रूट दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़, ये सारे रूट संचालित हैं। यदि बात की जाए इन दोनों रूटों की, जो पंजाब से सटा इलाका है, तो लगभग कितने यात्री आवागमन था? इन पे लगभग 2 से 2.5 हज़ार यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। रूटों को डाइवर्ट किया गया है सर, कैसे जाएंगे अगर यात्रियों को जाना होगा? अभी तो ये रूट पूरी तरह से इन पे प्रतिबंधित है और जैसे ही कुछ प्रशासन की तरफ से रिलैक्सेशन मिलेगी तो ये रूट स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यदि बात की जाए तो कितने कर्मचारी इस पर रूट पर काम कर रहे हैं सर, ताकि बहाल हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? इन पे लगभग ये टोटल मिला के हमारी 25 के करीब बसें हैं जो इन रूट पे चलती थी। अब इन बसों को हमने अन्य रूटों पर डाइवर्ट करा है ताकि हमारी बसों का यूटिलाइजेशन पूरा हो सके। आमजन को क्या सूचना देना चाहेंगे इन रूट पर चलने वाले? आमजन के लिए अभी यही है कि वो प्रशासन के द्वारा जैसे भी जो गाइडलाइन आती है उन पे नज़र बना के रखे और जैसे ही व्यवस्था बनेगी तो ये पुनः रूट संचालित कर दी जाएगी। यमुनानगर में कृषि योग्य यूरिया से बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से ग्लू बनाया जा रहा है और यमुनानगर पुलिस इन मामलों की तह तक जाने के लिए जांच में जुटी है। ऐसे में 2 बड़े तस्करों के गिरबान तक पुलिस पहुंच चुकी है, जिसमें से एक जेल में है तो दूसरे से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है। यमुनानगर की ये मामला है जहां पर बता दें कि 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूरिया तस्करों का भांडाफोड़ यमुनानगर पुलिस ने किया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जी 8 तारीख को सदर जगाधरी पुलिस स्टेशन में एक FIR लॉन्च हुई है और इसके कंटेंट्स ये हैं कि 5 तारीख को ERV द्वारा कुछ लोगों के बुलाने पर एक खाद का ट्रक पकड़ा गया था और ये ट्रक एक प्लाईवुड फैक्ट्री में जा रहा था और वहां पे इसको रोका गया और उसके बाद इसको पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेट करने पे पता लगा कि ये फर्जी बिल पे के बेसिस पे खाद को जो है उसको ले जा रहे थे प्लाईवुड फैक्ट्री में और इस मामले में फिर FIR रजिस्टर की गई है। जो गुण नियंत्रण निरीक्षक हैं उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है और इसमें 2 अन्य व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं। सुभाष बराला को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद सुभाष बराला ने CM मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात CM आवास संत कबीर कुटीर पर हुई और बता दें CM मनोहर लाल ने सुभाष बराला को मिठाई खिलाकर उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई भी दी। बता दें कि चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान किया गया। सुभाष बराला को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि
सुभाष बराला से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनने पर सीएम मनोहर लाल ने सुभाष बराला को बधाई दी और साथ ही मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं रोहतक में खुद सीएम मनोहर लाल ने बता दें कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इसी के साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके आजाद मोहम्मद समेत बॉक्सर स्वीटी बुरा और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सीएम मनोहर लाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने थामा बीजेपी का दामन। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। खिलाड़ियों और दूसरे दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने थामा बीजेपी का दामन। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और सीएम मनोहर लाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और साथ ही खिलाड़ियों और दूसरे दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष बता दें कि पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने बीजेपी का दामन थामा है और सीएम मनोहर लाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। खिलाड़ियों और दूसरे दिग्गज नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रोहतक की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सदस्यता दिलाई। बता दें कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और कृष्णमूर्ति बता दें कि हुड्डा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी प्रदेश में गैर जांच की राजनीति के बल पर फिर से सत्ता प्राप्त करना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने अब जाट राजनीति को केंद्र में रखकर सत्ता की तरफ चलने का मन बना लिया है। यही कारण माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी करण सिंह दयाल ने बता दें कि बल्लभगढ़ रियासत के राजा और भारत के अंतिम सम्राट 1857 की क्रांति के अमर शहीद राजा नाहर सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस क्षेत्र के साथ इस पुरस्कार वितरण में भेदभाव का व्यवहार रखा तो इस क्षेत्र की जनता सहन नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ने राजा नाहर सिंह को भारत रत्न न देकर गलती की है तो ये जरूरी नहीं कि सत्ताधारी दल भी इस गलती को करें। आज जो आप लोगों को तकलीफ दी है उसका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे इलाके के अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी, इन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी हुकूमत, अपने राजपाट को ठोकर मार करके देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज देश के अंदर ये वक्त आ गया है कि
राजा नाहर सिंह जी को देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे इलाके को पूरी तरह से महत्व नहीं दे रही है। तो इसलिए मजबूर होकर के हमें आज आप लोगों को बुला करके ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारे इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे देश के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में डीआईपीआरओ की लापरवाही के चलते लोगों की भारी भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि डीआईपीआरओ की तरफ से गेट नंबर 5 पर सिर्फ शख्स की ड्यूटी लगी है और बता दें कि जिसके चलते यहां लोगों की भारी भीड़ लग गई है और पुलिस और पत्रकारों के नाम पर लोग मेले में एंट्री लेने लगे हैं, जिसके चलते काफी देर तक व्यवस्था भी चरमराई रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के जींद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकलव्य स्टेडियम में रविवार को संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें, रैली में भीड़ इतनी अधिक थी कि एकलव्य स्टेडियम छोटा पड़ गया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनाई गई संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक नहीं तो कभी नहीं और इस बार कर्मचारियों की एकजुटता को देखकर लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली लागू करवाकर ही दम लेंगे। वहीं बता दें कि पिछले साल जून में कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली थी और 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारियों ने रैली की थी। जींद की इस वीर भूमि पे उपस्थित हजारों लाखों की संख्या में मैं कहूंगा सभी कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। आपके ओल्ड पेंशन स्कीम संकल्प के उपलक्ष्य में जो आपकी पेंशन बहाली संघर्ष समिति है उसके हमारे वीरेंद्र जी जो उसका संचालन कर रहे हैं और सभी उस समिति के बहुत से सभी सदस्यगण, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सभी सदस्यगण जो समिति के सदस्य हैं जिनका बहुत संघर्ष हरियाणा उन संघर्षों की गवाही दे रहा है। हरियाणा कोने कोने में आपने हर रूप से पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो संघर्ष किया है समिति ने और सभी कर्मचारियों ने, मैं आप सबको उस संघर्ष के लिए कोटि कोटि एक बार फिर नमन करना चाहता हूं, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हैं। ये आपके जो अधिकार, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो अधिकार, हमने भी बार बार मांग करी, सरकार से हर स्तर पर मांग करी, केंद्र सरकार से भी और हरियाणा में प्रदेश सरकार से भी, कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो, उसका लाभ हरियाणा कर्मचारियों को मिले। जब देश में बहुत से प्रदेशों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है, तो जो हरियाणा एक समय में 2013-14 के समय याद करें तो प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 था हमारा प्रदेश, तो एक समृद्धि की पहचान थी उस समय हरियाणा की। अब थोड़ा पीछे जरूर गया विकास दर में, लेकिन आज भी देश के अग्रणी राज्यों में है। तो जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे प्रदेशों में और यहां तक कि पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में जो आर्थिक मापदंडों के अनुसार जिन प्रदेशों से हरियाणा कहीं आगे है, तो उस प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य की सुरक्षा करने के लिए
हरियाणा सरकार क्यों कदम नहीं उठा पा रही, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। जो कर्मचारी हमारे हरियाणा प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा करते हैं, उन कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, हर राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मांग नहीं मानी गई और अंततः फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।